अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी में वो है डाटा। इससे पहले हमने जब स्टार्ट किया था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, तो हमने सबसे पहले रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथडोलॉजी को डिफरेंशिएट किया। और रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में हमने वो जनरल डिस्कशन की कि रिसर्च मेथडोलॉजी होती क्या है और आप रिसर्च मेथडोलॉजी किस तरह सेलेक्ट करेंगे अपने स्पेसिफिक रिसर्च के लिए, मतलब कि कौन सी मेथडोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। साथ साथ में टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड देन फिर प्रॉब्लम के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहाँ होगी या किस तरह होगी। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम किस तरह लिखेंगे, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती है स्टेटमेंट की। साथ साथ में और रिसर्च प्रोसेस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें आप रिसर्च प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेंगे, एंड पॉइंट क्या होगा। और साथ में हमने फिर ये भी पढ़ा कि सैम्पल क्या होता है, सैम्पल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सैम्पल कौन से टाइप्स के होते हैं, सैम्पल हम बनाते कैसे हैं, सैम्पल क्यों बनाए जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है। इन सब टॉपिक्स में एक चीज़ कॉमनली रिपीट हो रही थी, वो थी डाटा। कि डाटा हम बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि सैम्पल से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उससे हम डाटा लेंगे, थ्रू क्वेश्चनेयर लेंगे, थ्रू स्क्रेडवल लेंगे, किसी की चीज़ के भी थ्रू ले सकते हैं, सही है। लेकिन इंटरव्यूज़ के थ्रू ले सकते हैं, मल्टीपल वो टूल्स है डाटा कलेक्शन के। लेकिन बीच में यही चीज़ रह गई कि डाटा क्या होता है, स्पेसिफिकली डाटा। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज रिसर्च मेथडोलॉजी की है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को अलग अलग एक एक टॉपिक में पढ़ें ताकि आसानी से हमें फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। एंड में हम फिर जाके पूरा ये जो चीज़ है, पूरी ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, इनको स्टेप वाइज कंबाइन करेंगे। वो शायद फिज़िकल छुट्टियों के बाद, अगर फिज़िकल हमें टाइम मिला क्लास में, तो 3 घंटे का सेशन अगर इस पर एक दिन रख लेंगे, पूरा 3 घंटे का, 4 घंटे का, 2 घंटे का, जितने भी टाइम में ये हो सकता है, तो उतने ही टाइम में इसको क्या कर लेंगे, वो रिवाइज कर लेंगे स्टेप वाइज। और साथ साथ में आप ये भी कर लेंगे, कि आप लिखते जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल भी रिसर्च परफॉर्म करना चाहते हैं, मॉक रिसर्च, तो उसी क्लास में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, हैंड्स ऑन, कि भाई टॉपिक सेलेक्ट करें, टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करें, किस तरह सेलेक्ट करें, फिर उसके आगे जाए हम रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं, सही है। वो एक मॉक टाइप, एक ड्रिल टाइप हमारे एक वो हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। तो जब आप फिर 8 सेमेस्टर में जाएंगे तो वो बेसिक स्टेप्स जो होंगे वो आपको पहले से ही याद होंगे, वो आपने पहले से ही एक प्रैक्टिस की होगी, एक ड्रिल की होगी, तो उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें याद होगी। अच्छा, डेटा की तरफ आते हैं। डेटा क्या होती है, सही है। और डेटा कौन से टाइप्स की होती हैं, और बाकी सारी एक्सप्लेनेशन इसी में आपको मिल जाएगी कि भाई कौन से हम प्रेफर करेंगे, कौन से रिसर्च के लिए कौन से टाइप ऑफ डेटा हमारे पास यूज़ होती हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज क्रिएट करते डेटा के बारे में, और साथ साथ में फिर डिफिनीशन और रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डेटा असल में जो रिसर्च की फाउंडेशन होती है ना, रिसर्च जिस चीज़ पे बिल्ड होता है, रिसर्च को जो चीज़ वैलिड बनाती है, रिसर्च को जो चीज़ रिलायबल बनाती है, रिसर्च को जो चीज़ ट्रू बनाती है, रिसर्च को जो चीज़ स्पेसिफिक बनाती है, रिसर्च को जितना भी आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो डाटा का होगा, कि आपकी डाटा कलेक्शन की प्रोसीजर ठीक हो, आपने जो डाटा कलेक्ट किया हो वो एक्चुअली इस रिसर्च के लिए वैलिड हो, इसी रिसर्च को रिप्रेजेंट करती है ये डाटा प्रॉपरली, सही है। और ये जो डाटा कलेक्शन टूल है, जिस तरीके से आपने डाटा कलेक्ट किया है, वो तरीक़ाकार सही हो, वो प्रोसीजर सही हो, तो ये आपकी रिसर्च को बहुत स्पेसिफिक, वैलिड एंड रिलायबल बनाती है। असल में ये फाउंडेशन होती है रिसर्च के। कहीं भी आप जाए ना, तो रिसर्च जब भी कोई थिंकिंग करता है, सोचता है रिसर्च के बारे में कि परफॉर्म करूँगा, कहाँ करूँ, किस तरह करूँ, तो सबसे पहले जहन में आ जाती है कि डाटा कहाँ से आएगा,
समझ में आई बात? और डेटा किस तरह आएगा और डेटा कौन से टाइप का होना चाहिए। तो जब आपका ये क्वेश्चन हल होगा, आपको सोर्स मिल जाए, आपको टूल मिल जाए, आपको सैम्पल मिल जाए, तो रिसर्च परफॉर्म करना फिर मुश्किल नहीं है। तो एक्चुअली जो फाउंडेशन होती है, जो बेस होता है रिसर्च का, वो वैलिड डेटा होती है। Research fundamentally relies on data is its cornerstone. This statement, while bold, hold true across all scientific discipline. Researcher validate their finding through relevant data which serve as the reference point during the creation of research report. इसका क्या मतलब है कि भाई रिसर्च जो है वो फंडामेंटली, बेसिकली वो डेटा पे रिलाई करती है। ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा सा बोल्ड है बट ट्रू है कि आपका पूरा रिसर्च जो है वो रिलाई करता है आपके डेटा पे। रिसर्च डेटा क्या करती है, आपके रिसर्च को वैलिड बनाती है, आपकी फाइंडिंग्स को रेलेवेंट बनाती हैं। सही है, फाइंडिंग्स आपने रेलेवेंट का क्या मतलब हुआ? रेलेवेंट का ये मतलब हो कि जिस चीज़ के लिए आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं उसी चीज़ से रिलेटेड आपने स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट किया है। इस तरह नहीं है कि रिसर्च टॉपिक आपका कोई और है और जो डेटा आपने कलेक्ट किया है इट्स इररिलेवेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक। इस तरह नहीं होता। सही है, जिस तरह आपने रिसर्च कलेक्ट किया उसी हिसाब से अगर आपने डेटा कलेक्ट किया तो इट मेक योर रिसर्च रेलेवेंट, इट मेक योर डेटा रेलेवेंट टू द रिसर्च। सही है, और यही आपके पास रेफरेंस पॉइंट आता है जिसके हिसाब से आपने क्या करनी है, रिसर्च रिपोर्ट को क्रिएट करना है। रिपोर्ट यहाँ पर क्यों स्पेसिफिकली डिस्कस हुआ, इससे आगे जो टॉपिक आपका आएगा वो रिसर्च रिपोर्ट आएगा। समझ में आई बात? या साइंटिफिक राइटिंग होगा, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग एक बीच में एक चीज़ रह गई है तो उसको डिस्कस करेंगे, फिर रिसर्च रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ ये मतलब है कि जब आप अपनी फाइंडिंग्स देंगे, जब आप रिसर्च की फाइंडिंग्स देंगे कम्युनिटी को, जब आप रिसर्च की सिग्निफिकेंस कम्युनिटी को देंगे, जब आप अपनी फाइंडिंग्स जो आपने रिसर्च के थ्रू क्या की हैं, फाइंड की हैं, सही है, डिफ़ाइन की है, रिफ़ाइन की है, तो वो जब आप कम्युनिटी को बताएंगे, जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे रिटन फॉर्म में, पब्लिकेशन के थ्रू, थीसिस के थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू, सही है, तो वहाँ से जो आपका डेटा होगा वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को डिफ़ाइन करेगा। एक्चुअली जो चीज़ आपने कलेक्ट की है वही आप लोगों को बताएंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं बता सकते। तो रिसर्च रिपोर्ट इज़ एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ डेटा। वो डेटा आप कलेक्ट करते हैं लेकिन वो डेटा इस तरह डेटा नहीं होता। समझ में आई बात? वो उसके बाद वो मल्टीपल सोर्स से गुजर के फिर वो फाइंडिंग्स की तरफ जाता है। इसी तरह नहीं होता कि जिस तरह आपने कलेक्ट किया उसी तरह आपने कम्युनिकेट किया, नहीं। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो डेटा का होगा, उसके बाद जो डेटा होगी वो फाइंडिंग्स की तरफ जाएगी या इंफॉर्मेशन की तरफ जाएगी। डिफिनीशन ऑफ रिसर्च डेटा, ये पॉइंट सही है पहला वाला। Definition of data comprise collected, generated or observed information that validates original research findings, providing backbone to research assertions। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है सिंपली कि जो डेटा है, डेटा वो क्या है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। सिंपली किस तरह इंफॉर्मेशन है, या तो आपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन खुद ऑब्जर्व की है तो वो डेटा के कैटेगरी में आ सकता है, या आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उसको किसी दूसरे तरीके से जनरेट किया है, मतलब कि आपने उसको दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे तरीक़ेकार में, दूसरे मीनिंगफुल सब्सटेंस में या मीनिंगफुल जो मटेरियल है उसमें कन्वर्ट किया है, जनरेट की, ये भी हो सकता है। या आपने खुद डेटा क्या किया है, कलेक्ट किया है। क्या किया है? कलेक्ट किया। खुद आपने क्वेश्चनेयर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। और ये किस तरह इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले क्लास में एग्जांपल दी थी कि अगर आप गाड़ी लेंगे तो आप गाड़ी के ही रिलेटेड रिसर्च वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना। जब आप डिफरेंट लोगों से पूछेंगे जिनकी गाड़ी, जो ओन करते हैं गाड़ी को, कार को ओन करते हैं, तो आप उनसे पूछेंगे ना। आप रिक्शे से रिलेटेड तो नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, या आप मोटर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट नहीं करेंगे।
इसका मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन आप ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी रिसर्च को वैलिडेट बनाती है। क्या बनाती है? वैलिड करती है आपकी ओरिजिनल फाइंडिंग को। और यही बैकबोन प्रोवाइड करती है आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपके एजम्पशंस को, आपके हाइपोथेसिस को, आपके फाइंडिंग्स को। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? बैकबोन। जैसे ही आपने गाड़ी के मुताबिक डेटा कलेक्ट कर दिया और आप तो फिर जब आप गाड़ी लेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन जो आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कलेक्ट की हैं, वही स्पेसिफिकली बैकबोन प्रोवाइड करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग को कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है। इसी हिसाब से जो डेटा होता है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, जो गैप से रिलेटेड होती हैं। समझ में ही बात? और आप क्या करते हैं? उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, जनरेट, ऑब्जर्व करते हैं। सही है? तो इसी चीज़ को स्पेसिफिकली कहा जाता है डाटा। डेटा टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा अलग चीज़ है, इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? व्हेन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर प्रोसेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज एंड अरेंज इनटू स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स लाइक टेबल एंड चार्ट्स, दे ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, डेटा ये होती है कि आपने किसी भी क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया, किसी भी इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट किया, मतलब रॉ है और आपने अरेंज नहीं की है, स्पेसिफिक नहीं है। सही है? रॉ। किसी ने एक सेंटेंस में कहा, किसी ने दूसरे सेंटेंस में कहा, किसी की एक लैंग्वेज है, किसी की दूसरी लैंग्वेज है, किसी की एक एक्सेंट है, किसी की दूसरी एक्सेंट है, किसी ने एक तरह से कम्युनिकेट किया आपको, किसी ने दूसरी तरह से कम्युनिकेट किया, किसी ने आपको डेटा दिया इन क्वेश्चनेयर के थ्रू, किसी ने आपको डेटा दिया स्केड्यूल के थ्रू, किसी ने आपको डेटा दिया इंटरव्यू के थ्रू, किसी ने आपको डेटा दिया फोकस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। सही है? तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ गया, मल्टीपल टूल्स से डेटा आ गया। अब क्या है? अब आप इस डेटा को जब स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज इस पे अप्लाई करेंगे, उसको चार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसको पाई चार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको बार चार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको ग्राफ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगी इंफॉर्मेशन। कि जब आप रॉ एंड फैक्ट्स एंड फिगर को थ्रू स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के थ्रू उसको प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, और इन जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो स्ट्रक्चर होगा, जो वेल मैनर्ड होगा, जो अरेंज होगा, जो सीक्वेंस वाइज होगा, समझ में आई बात? तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड, वेल मैनर्ड गैदरिंग्स ऑफ या डेटा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल फार्मूला के थ्रू क्या हो गई हो, प्रोसेस हो गई हो, जो आपको सिंपली चार्ट्स में मिले। आप पूरा एक पैराग्राफ है 2-3-4 पेजेस का, लेकिन उसके फाइंडिंग्स आप एक टेबल्स में दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ में मत? वो एक बार पाई चार्ट में आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, परसेंटेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इतने लोग ये बात कह रहे हैं, इतने लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतने लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वो सारा पैराग्राफ जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगी या मीनिंगफुल डेटा होगा वो एक पैराग्राफ, एक ग्राफ, एक चार्ट या एक टेबल्स के थ्रू कम्युनिकेट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। रिसर्च वैलिडिटी। The quality, relevance and analysis of data directly impact the validity and the reliability of research conclusion made in data collection, a critical research phase. अब डेटा क्या करता है? What is the significance of data in research? सिंपली यही है कि डेटा की रिसर्च में क्या रोल है। तो अगर आपका डेटा सही है, वैलिड है, ट्रू डेटा है, आपने कोई बयासनेस नहीं की है, सही सैंपल के प्रोसीजर के थ्रू आपने कलेक्ट किया है, सही डेटा कलेक्शन टूल आपने यूज़ किया है, क्वेश्चनेयर जिस तरह फॉर एग्जांपल, और स्केड्यूल, और साथ साथ में इंटरव्यूज़, अगर ये सारे प्रोसेस आपके सही हैं तो आपका रिसर्च जो होगा वो वैलिड होगा, आपका रिसर्च जो होगा वो रिलायबल होगा। तो डेटा इज़ द क्रिटिकल पेज इन रिसर्च। जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपने क्या करना है? बहुत मल्टीपल चीज़ों को आपने देखना है। डिफाइनिंग डेटा इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। अब थोड़ा सा अब डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, लेकिन अगर कोई नई बात आती है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही है?
What is data? In research context, data refers to facts, figures, or numerical values collecting regarding specific event or research topic. आप किसी स्पेसिफिक इवेंट के बिहाफ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, सही है। जिस तरह आपको एग्जांपल देता हूँ, QEC वाले आते हैं, आपकी इवाल्युएशन करते हैं, तो कोई क्या स्टेटमेंट देता है, कोई क्या स्टेटमेंट देता है, कोई क्या स्टेटमेंट देता है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट उनके पास चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। एट द एंड उनको ये मिल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये 10 बंदों ने बताया है, मतलब कि मीनिंग के थ्रू, समझ में आई बात। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये सेंटेंस दिया किसी ने कि ये टीचर फॉर एग्जांपल पंक्चुअल है ना, तो वो यहाँ क्या करता है, वो वहाँ पर ये अब मल्टीपल वर्ड्स में लोगों ने बताया होगा, लेकिन मतलब सबका सेम होगा। जब इस पर स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज अप्लाई होते हैं तो वहाँ पर क्या आता है परसेंटेज में कि इस क्लास में 10% स्टूडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो वो सारे पैराग्राफ्स और जो ये राइटिंग वो निगलेक्ट हो जाते हैं और वो एक न्यूमेरिकल फिगर आ जाता है या आपके पास फैक्ट आ जाता है, समझ में बात। तो वो क्या करता है, उस स्पेसिफिक इवेंट्स के रिलेटेड था, स्पेसिफिक टीचर के रिलेटेड था या स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड था। तो एनी फैक्ट्स, फिगर और न्यूमेरिकल डेटा which is related to a topic, which is related to an event is called data. These raw element become the building blocks of scientific inquiry and analysis. अब आप एनालिसिस जो है वो आपको वही तो नहीं होती, एनालिसिस की प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको तो वही नहीं होती, आपके कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है कि वो आपको कहे कि इस प्रॉब्लम की ये सलूशन है। तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे और एट द एंड अपनी फाइंडिंग्स देंगे या सॉल्यूशंस के अपने रिकमेंडेशंस देंगे सिंपली। तो ये क्या है, ये जो रॉ एलिमेंट है, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी की एंड एनालिसिस की। When statistical formulas are applied to raw data and results are arranged in formats like table and chart, the process outcome is called information data with context and meaning. सही है कि जब आप क्या करते हैं, इन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर न्यूमेरिकल डेटा स्टेटमेंट्स पे आप स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, वो आपको बाद में बताए जाएंगे कि फार्मूलाज कौन कौन से हैं, किस तरह अप्लाई होते हैं, सही है। और आप इनको अरेंज करते हैं चार्ट्स में, टेबल्स में और एक बेटर कम्युनिकेटिव जो टूल्स है उसमें, और इसको हम फिर क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, आउटकम इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यही फ़र्क होता है डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान। बार बार लोग रिसर्च में पूछते भी है कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन। तो सिंपली यही उन दोनों के दरमियान क्या है, डिफरेंस है। रिसर्च डेटा, any raw facts generated create are acquired to validate research finding and support scientific conclusion. सही है। डेटा के स्पेसिफिकली हमारे पास 2 मेन टाइप्स होते हैं, सही है। जिस तरह ये है कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डेटा। तो 2 मेन टाइप्स हमारे पास डेटा के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दोनों के रिसर्च में रोल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च में दोनों को आप यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च पर्पस। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा, सिंपल इनके दरमियान आपको वो बता देता हूँ कि प्राइमरी डेटा क्या होती है, सेकेंडरी डेटा क्या होती है। प्राइमरी डेटा को कहा जाता है फ्रेश, फर्स्ट टाइम, सेल्फ कलेक्टेड डेटा दैट इज ओरिजिनली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट इशू एंड प्रॉब्लम्स। ये जो डेटा होती है प्राइमरी, ये आप कलेक्ट करते हैं खुद, ये फ्रेश होता है, ये पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता, ये रिटन फॉर्म में पहले से मौजूद नहीं होता, इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होती, ये आप फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट करते हैं, सही है। और ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप क्या करते हैं, HIV के पेशेंट्स देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, सही है कि भाई जिन बंदों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उनमें HIV पॉजिटिव पेशेंट्स कितने हैं, सही है। तो इसके रिकॉर्ड्स भी मौजूद होंगे, लेकिन आप रिकॉर्ड्स की तरफ नहीं जाते। आपने कहा कि मैं 1 साल जो है वो डायलिसिस यूनिट में बैठूंगा या जो किडनी वार्ड्स है उसमें बैठूंगा, OPD है उसमें बैठूंगा और ख़ुद जो पेशेंट आएंगे उनकी स्क्रीनिंग करूंगा और जो पॉजिटिव केसेस मुझे मिल रहे हैं उसको अपने साथ नोट करूंगा। तो ये आप कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फ्रेश डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसी डेटा को कहा जाता है प्राइमरी डेटा। या
डेंटिस्ट्री वाले किड्स में बैठे हैं, किड्स में, और क्या ओरल हाइजीन की स्टेटस देख रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ओरल हाइजीन की स्टेटस देख रहे हैं। तो वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ख़ुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ख़ुद रिकॉर्ड कीप कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, जिसको आप ख़ुद कलेक्ट कर ले, फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर ले, और फ्रेश, जिसका कोई रिकॉर्ड पहले से मौजूद ना हो। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने आसान लिए कि जिस तरह हम पर्सनल प्लाई, अब आप हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं, तो आपका तो इससे पहले हमारे साथ कोई डेटा नहीं होता, सही है, डेटा आपका होता है सिस्टम में, लेकिन मतलब कि आपका हमारे पास फ़ाइल नहीं बना होता कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। तो हम आप हर बंदे के एक पर्सनल फ़ाइल बनाते हैं और उसमें उनके रिलेटेड डेटा जो होती है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हम खुद क्रिएट करते हैं, हमारे ऑफिस वाले क्रिएट करते हैं, लेकिन वही फ़ाइल जब आप फिर किसी दूसरे के पास लेके जाएंगे तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा होगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड हमने कीप किया है, हमने बनाए हैं, लेकिन हमारे लिए ये क्या है, प्राइमरी डेटा, कि हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होती है, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड पोटेंशियली प्रोसेस थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये क्या होता है, ये ऐसा डेटा होता है कि जो ऑलरेडी मौजूद होता है, क्या होता है, ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर आपने कहा कि नहीं मैं खुद HIV पेशेंट्स नहीं देख सकता, नहीं डिफ़ाइन कर सकता इन किडनी क्रॉनिक किडनी कंडीशंस, मैं इस तरह करूँगा कि हॉस्पिटल्स जाऊँगा, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ IKD पेशावर जाऊँगा, वहाँ उनके साथ रजिस्टर होता है, उनके साथ सिस्टम में रिकॉर्ड्स होते हैं, सही है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, और मैं वहाँ से सब रिकॉर्ड्स क्या लेता हूँ, डायरेक्टली वहाँ से लेता हूँ, ख़ुद कलेक्ट नहीं करता। तो इसी तरह के डेटा को कहा जाता है सेकेंडरी डेटा। या जो फाइल हमने आपके स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, वो फाइल वो स्टूडेंट्स मास्टर के लिए ले जाए KMU और उनको दे दे कि मैं मास्टर में एडमिशन करूँगा, दिस इज़ माय पर्सनल फाइल, तो फिर उनके लिए वो सेकेंडरी डेटा है। क्यों? क्योंकि वो किसी और ने बनाई है, किसी और ने कलेक्ट की है, सही है। तो सेकेंडरी डेटा का मतलब ये होता है कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, और आप क्या करते हैं, आप उससे पूछ के, उसके परमिशन लेके आप उस डेटा को अपने रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, जो किसी और ने कलेक्ट किया, किसी और ने बनाया है, और उसकी रिकॉर्ड जो है वो आपके पास मौजूद है। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज डेटा टाइप्स इज क्रूशियल इज दे इन्फ्लुएंस रिसर्च डिज़ाइन, मेथोडोलॉजी, टाइम कंस्ट्रेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। प्राइमरी डेटा ऑफर्स, देखो प्राइमरी डेटा ऑलवेज बी सुपीरियर देन सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि आप उसको खुद कलेक्ट कर रहे हैं, फ्रेश डेटा है, पुरानी नहीं है, सही है, उसमें ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा होगी। प्राइमरी डेटा ऑफर ओरिजिनलिटी बट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। आपने 6 महीने या 1 साल के लिए उसी OPD में बैठना होगा, आपने क्वेश्चनेयर्स बनाने होंगे, आपने बंदे हायर करने होंगे, तो आपसे रिसोर्सेज भी इसको ज़्यादा चाहिए। प्राइमरी डेटा रिसोर्सेज भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। वाइल सेकेंडरी डेटा सेफ टाइम, सेकेंडरी डेटा आप कहीं से डायरेक्टली उठा लें, सही है, बट मे लेक स्पेसिफिसिटी टू योर रिसर्च क्वेश्चन। लेकिन ये है कि जो चीज़ आप फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा को आप कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनेयर के थ्रू। वो क्वेश्चनेयर आप अपनी रिसर्च जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बनाते हैं। तो जो चीज़ आप ख़ुद डिज़ाइन करेंगे तो वो जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बन जाए। क्या बन जाए? बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बन जाए, रिलेटेड टू माय रिसर्च या रिसर्च टॉपिक, सही है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्यों? क्योंकि आप ख़ुद डिज़ाइन करते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा में ये हो सकता है कि वो पूरी तरह आपके रिसर्च टॉपिक के पैरेलल नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें पैरेलल हो सकती है, कुछ पैरेलल नहीं हो सकती, मतलब कि ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकता। लेकिन वो टाइम सेव करता है, रिसोर्स सेव करता है। ये 2 फायदे हैं सेकेंडरी डेटा के। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा के, आप प्राइमरी डेटा को किन किन सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, सही है। इस तरह इंशाल्लाह इसमें फिर प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, सही है, प्रैक्टिकल्स करेंगे, फिजिकल क्लास इसमें लेंगे। जब इस पर 3 घंटों का या 3 दिन का या 2 घंटों का एक सेशन लेंगे पूरा रिसर्च पे, तो फिर उस सेशन के एंड में हम क्या करेंगे, एक मॉक रिसर्च भी हर स्टूडेंट अपने लिए परफॉर्म करेगा। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट कहाँ से करना है, व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, सही है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, सिस्टमेटिक वाचिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर, इवेंट्स और फिनोमेना। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ।
अगर आपने कोई रिलेशनशिप क्या करनी है, कोई रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व करनी है, किस चीज़ की रिलेशनशिप, अगर आपने ये रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व करनी है कि ड्रग्स एंड बिहेवियर आर एटीट्यूड, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन ड्रग्स एंड एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, या एक्सप्लोरिंग द एसोसिएशन, ये टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लोरिंग द एसोसिएशन बिटवीन ड्रग कंजम्पशन एंड बिहेवियर या एंड हैबिट्स या एंड एटीट्यूड। सही है। तो अब एक बंदा है, वो ड्रग एडिक्ट है, तो आप क्या करते हैं, आप दो ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो ग्रुप्स। एक ऐसा ग्रुप होता है जो ड्रग एडिक्ट नहीं होता, वो जो ड्रग कंज्यूम नहीं करता। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जो ड्रग कंज्यूम करता है, और आप दोनों को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं 6 महीनों के लिए। सही है। और दोनों ग्रुप्स को सेम तरह के जो हैबिटेट है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेम फूड प्रोवाइड करते हैं, सेम क्लॉथ्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि पूरा हैबिटेट होता है वो सिमिलर होता है। तो इस सिमिलर कंडीशन में आप खुद ऑब्जर्व करते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट है उनके एटीट्यूड और बिहेवियर किस तरह है, और जो ड्रग एडिक्ट नहीं है उनके एटीट्यूड और बिहेवियर किस तरह है। दोनों के ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो जब आप इन चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, उनको लिख लेते हैं, तो इसी तरह के डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, एंड यू आर टेकिंग दिस डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, यू आर रिकॉर्डिंग दिस डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप ग्रुप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसी के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड प्लेन प्री डिज़ाइन ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल्स, अनस्ट्रक्चर्ड रैंडम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन विदाउट प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो जो थी वो स्ट्रक्चर्ड की थी, आपने ऑलरेडी प्लान किया है। सही है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि नेचुरलिस्टिक माहौल में आप ऑब्जर्व करते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर रहे किसी ग्रुप को। सही है। आप दोनों लोगों को नेचुरल माहौल में जब ऑब्जर्व करते हैं, आपने ये भी प्लान नहीं किया कि इनको सेम फूड मिलना चाहिए, आपने ये प्लान नहीं किया कि इनको सेम क्लॉथ्स मिलनी चाहिए, आपने ये प्लान नहीं किया कि इनको सिमिलर बिहेवियर प्रोवाइड होना चाहिए, आपने किसी को कंट्रोल भी नहीं किया। आप नेचुरल माहौल में जब इनको ऑब्जर्व करते हैं तो इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड या अनप्लान्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। सही है। इंटरव्यूज़, डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द सब्जेक्ट टू गैदर डिटेल इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च स्पेसिफिकली बेस करता है इंटरव्यूज़ पे या फोकस ग्रुप डिस्कशंस पे। सही है। ये स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए होता है, और इंटरव्यू इज़ द सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन स्पेसिफिकली फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आप शॉप है उसकी, क्या है, शॉप। अब आपने कम्युनिटी में आप देख रहे हैं कि जो टोबैको है वो कितना इजीली अवेलेबल है लोगों को। टोबैको, इसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या पॉलिसीज़ हैं, और कम्युनिटी में वो किस तरह या कितनी इजीली अवेलेबल हैं, और जो लोग बेचते हैं टोबैको को उसकी क्या मतलब के सोच है, क्या थिंकिंग है, क्यों बेचते हैं। सही है। तो आप क्या करते हैं, आप उन शॉप्स का पता लगाएंगे जो कम्युनिटी में ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं या टोबैको प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपने 10 शॉप को डिफ़ाइन किया तो आप इन 10 शॉप्स वालों से इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे फॉर रिसर्च, कि मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि ये आप क्यों बेचते हैं, मतलब कि आप वाज़ी है कि आप क्यों बेचते हैं, लेकिन क्या इसका अल्टरनेट कोई ज़रिया इनकम नहीं हो सकता, कोई इनकम सोर्स इसका अल्टरनेट नहीं हो सकता। आपने क्या सोचा कि मैं टोबैको के शॉप खोलूँगा। सही है। वो स्कूल ऑफ थॉट्स को हम स्टडी करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। सही है। तो इसी तरह इंटरव्यू जो है इट्स द अनदर टाइप और सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। सही है। जिसमें आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। सही है। या टेलीफोनिक आप उसमें कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड स्पेसिफिकली एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सही है। क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि ये हमारे पास एक पेपर होता है, पेपर जिसमें आपने रिसर्च से रिलेटेड ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लिखे होते हैं अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, और जो लोग लिटरेट है,
जो पढ़ सकते, जो लिख सकते, आप उनको क्या देते हैं, वो क्वेश्चनेयर देते हैं, वो उसको फिल आउट करते हैं। और जो लोग लिख नहीं सकते तो फिर क्या होगा, उसके लिए आप इन्यूमरेटर देखते हैं, जो उनके बिहाफ पे क्वेश्चनेयर फिल करेगा, और उस क्वेश्चनेयर को हम स्केड्यूल कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं, जो कोई दूसरा बंदा उनके बिहाफ पे फिल करेगा। सही है। सोर्सेज फॉर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मैंने आपको यही सोर्सेज बता दिए, 3 सोर्सेज है उसके। सही है। ऑब्जर्वेशंस हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज़, एंड देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल। सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? इंटरनल सोर्सेज, डेटा विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सही है। अगर आप जिस तरह KMU IHS एक ऑर्गेनाइजेशन है या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, तो आप वहाँ से डेटा ले सकते हैं। सही है। जिस तरह कंपनी रिकॉर्ड्स होते हैं, सेल्स रिपोर्ट्स होते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, इंटरनल जो सोर्सेज होते हैं। एक्सटर्नल क्या होते हैं? पब्लिश सोर्सेज। सही है। जो पब्लिकेशंस हुई हैं, रिपोर्ट्स, एकेडमिक जर्नल, सेंसर्स डेटा। सही है। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, हेल्थ पब्लिकेशंस, जितने भी सारे आपको गूगल्स में मिलते हैं, जो गूगल स्कॉलर में जो आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं सारे, तो वो असल में एक्सटर्नल सोर्स आप सेकेंडरी डेटा होती है। सही है। आपके पास हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स सेकेंडरी डेटा में आ जाते हैं, आपके पास वो रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जितने भी हैं सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं आपके पास, एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, एकेडमिक रिपोर्ट्स आते हैं। सही है। मंथली रिपोर्ट्स आते हैं, तो वो सारे एक्सटर्नल पब्लिश सोर्सेस होते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स भी होता है, डेटा मेंटेन बाय इंस्टीट्यूशंस, जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस मेंटेन करते हैं। जिस तरह हेल्थ एक इदारा है, हेल्थ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो रिपोर्ट्स मेंटेन करेगा, तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल डेटा कहते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर है, जिस तरह KMU IHS कोहार्ट है, तो वो अगर डेटा को मेंटेन करेगा तो वो इंस्टीट्यूशनल डेटा होगी। या हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होगी, जिस तरह म्यूज़ियम्स वगैरह होते हैं। सही है। उनमें अगर डेटा हो। और लिटरेरी सोर्सेज इसमें आ सकते हैं, बुक्स आ सकते हैं, नोटबुक आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक आ सकते हैं, मैगजीन्स। सही है। पब्लिश रिसर्च पेपर्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, ये सारे जो हैं वो आपके लिटरेरी सोर्सेज में आ जाता है। अच्छा, ये अभी तक मेरे ख्याल में मुझे लगा कि ये पहले से डिस्कस हुआ है। अच्छा, प्राइमरी सोर्सेज के लिए या प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए हम क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर एक पेज होता है, उसमें आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओरल हाइजीन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ओरल हाइजीन। उसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोगों के, या ब्रशिंग टेक्निक को या ब्रश फ्रिक्वेंसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि लोग कितने टाइम में ब्रश करते हैं। सही है। और इसमें आप देखते हैं कि बच्चों में इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, मेल में इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, फीमेल में इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं उनमें क्या फ्रिक्वेंसी है। तो आप अगर इसी बिहाफ पे एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करते तो वो किस तरह होगा? सबसे पहले तो आप उसमें लिखेंगे जेंडर, एज लिखेंगे कि व्हाट एज ग्रुप। तो आप एज ग्रुप डिफाइन करेंगे 10 to 15 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स, 25 to 60 ईयर्स। तो वो तीनों में एक क्लिक या एक मार्क करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चनेयर का। इसके बाद आप देखेंगे कि डू यू हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग ओरल हाइजीन, कि आप ओरल हाइजीन के बारे में कोई नॉलेज रखते हैं? येस, नो। इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, जो आप ऑप्शन में दे देते हैं उनको आंसर, वो एक में से एक को क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं। दूसरा, डू यू ब्रश डेली, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। डू यू ब्रश ट्वाइस इन अ डे, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज़ योर ब्रशिंग टेक्निक, डू यू नो अबाउट ब्रशिंग टेक्निक। डू योर टूथपेस्ट हैव फ्लोराइड्स। सही है। हाउ ऑफ्टन यू विजिट द डेंटिस्ट, आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, नेवर विजिट। सही है। तो इसी तरह डिड यू डू यू, मतलब आपने लास्ट टाइम स्केलिंग कब की है। सही है। तो ये होती हैं क्वेश्चनेयर, जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड, जिस तरह ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं? ओरल हाइजीन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड इसमें क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। और वो
क्वेश्चन जो बंदा है वो ख़ुद फिल करता है, मतलब कि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह आप लोग हैं, आपको पता है अगर आपको कोई क्वेश्चनेयर देगा तो आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो आप ख़ुद। लेकिन अगर एक बंदा है वो ख़ुद नहीं फिल कर सकता, वो डेटा विलिंगली कहते हैं कि मैं डेटा देने को तैयार हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकता मैं, तो आप इसके लिए एक इनॉर्मेटर ढूंढेंगे जो क्या करेगा, जो इस रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट के बिहाफ पे क्वेश्चनेयर को फिल करेगा। सही है, तो उस क्वेश्चनेयर को फिर हम स्केड्यूल का नाम देते हैं, शेड्यूल का नाम देते हैं, कि जो क्या होगा, जिसको कौन फिल करेगा, जिसको रिस्पोंडेंट फिल नहीं करेगा, जो रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे इनॉर्मेटर इसको फिल करेगा। सही है, क्यों? क्योंकि रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट को वो इलिटरेट है सिंपली। सही है, तो ये उन दोनों के दरमियान डिफ्रेंसिएशन है कि व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक completed by respondent, completed by researcher or enumerator, cost cheap and economical, expensive require training, शेड्यूल में है। सही है, नॉन रिस्पॉन्स रेट क्वेश्चनेयर में वेरी हाई होता है क्योंकि हर बंदा आपको डेटा नहीं दे सकता, और शेड्यूल जो होता है उसको तो आप फिल कर दे, तो हर बंदा बस आप उनसे ख़ुद क्वेश्चन करेंगे, फिल करेंगे, तो रिस्पॉन्स लेवल जो होगा वो शेड्यूल में नॉन रिस्पॉन्स लेवल लो होगा और क्वेश्चनेयर में हाई होगा। रिस्पोंडेंट आइडेंटिटी अप टन अनक्लियर, क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि रिस्पोंडेंट की जो आइडेंटिटी होती है वो अनक्लियर होती है, बस उसमें नाम वगैरह कुछ डिटेल्स नहीं होता। सही है, लेकिन जो शेड्यूल होता है तो उससे आप प्रॉपर डेटा लेते हैं, जो शेड्यूल होता है। सही है, तो उसमें हर चीज़ जो होती है वो वेरीफाइड और क्लियर होती है। शेड्यूल में पर्सनल कांटेक्ट होता है और क्वेश्चनेयर में कुछ भी इस तरह नहीं होता। सुटेबिलिटी पर इलिटरेट रिस्पॉन्सिव, इलिटरेट के लिए क्वेश्चनेयर नॉट सुटेबल है, और शेड्यूल जो है वो सुटेबल है क्योंकि उसको रिस्पोंडेंट फिल नहीं करता, बल्कि उसको कोई दूसरा बंदा आप हायर करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे जो लिटरेट हो, और वो आप उसके बिहाफ पे उसको फिल करें। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन रिसर्च। Purpose of classification. Classification divide complex data set into manageable group according to common characteristics, simplifying the analysis process and revealing pattern that might otherwise remain hidden. इसका ये मतलब है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इसलिए करते हैं कि जो डेटा एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, या सिमिलर चीज़ से रिलेटेड किसी ने डेटा प्रोवाइड की हो, सिमिलर क्वेश्चन से रिलेटेड किसी ने डेटा प्रोवाइड की हो, सिमिलर इवेंट्स रिलेटेड किसी ने डेटा प्रोवाइड की हो, या डेटा जो हो जो प्रोवाइड की हो वो सिमिलर हो, तो उसको हम एक ग्रुप में डालते हैं फॉर आसानी के लिए, फॉर फिजिबिलिटी के लिए, और फॉर इजी कि उसमें जो एनालिसिस हो वो सिंप्लीफाई कर ले। एनालिसिस जितना आप आसान और ऑर्गेनाइज डेटा जो होगा वो आप स्टैटिस्टिकल जो प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर उनको देंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या करेगा, अरेंज कर लेगा। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, डेटा में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स सच एज क्रोनोलॉजी, ज्योग्राफी, एट्रीब्यूट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ द डेटा कलेक्टेड। अब आप डेटा को किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल 10 बंदों से पूछा कि आप कितने टाइम दिन में ब्रश करते हैं, और 10 बंदे तो अलग अलग है, और 10 बंदों के क्वेश्चनेयर में ये आ गया कि 10 में से 6 बंदों ने कहा कि हम जो है वो 1 टाइम करते हैं, 4 बाकी रह गए, 4 में से 2 बंदों ने कहा कि हम 2 टाइम करते हैं, और 4 में से 2 बंदे जो रह गए उनने कहा कि हम नहीं करते। तो अब ये 10 बंदे हैं, लेकिन आपके पास 3 किस्म का डेटा आ गया। 6 आउट ऑफ 10 कहते हैं कि हम 2 टाइम करते, तो वो सेम कैटेगरी में आ सकते हैं। सही है, बाकी जो 2 हैं वो सेम कैटेगरी में आ सकता है, और बाकी 2 सेम कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आपको 10 डेटा को इंडिविजुअली अरेंज या एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, बस आप इन 3 ग्रुप को एनालाइज कर लें। तो इस तरह के क्रोनोलॉजी अगर वो एक ऑर्डर में आप क्लासीफाई करते हैं, एक ज्योग्राफिकल रीजन में आप क्लासीफाई करते हैं कि भाई इस ग्रुप ने ये कहा कि डी वालों का डेटा ये है, हंगू पाटक वालों का डेटा ये है, पिंडी रोड वालों का डेटा ये है, शेखान वाले का डेटा ये है। तो इसी तरह आप ज्योग्राफिकल रीजन में भी डेटा को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक समझ में, एट्रीब्यूट एज हो सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है एज। आप सेम एज ग्रुप के डेटा को एक ग्रुप में रख सकते हैं, दूसरे एज ग्रुप के डेटा को अगर 15 से 25 एज को आपको डेटा मिले तो आप उसको एक ग्रुप में रख लें। 20 बंदों ने दिया तो 20 बंदों को एक ग्रुप में रख लें। इसी तरह
अगर आप 25 से 60 दूसरा ग्रुप है और उसमें से 50 बंदों ने आपको डेटा दिया तो उसको सेम ग्रुप में रख ले। तो इसी तरह हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। Confidentiality levels. An organizational content data is often classified by access level, public, openly accessible, internal for organization and confidential restricted access ensure। अच्छा, फिर इसमें हम ये है कि डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल्स पे भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ डेटा ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो, तो वो रिसर्चर के अलावा कोई भी बंदा नहीं देखेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ डेटा या ये जो एट्रीब्यूट है या ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है, ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आप इस पेज या इस चीज़ को ना देखें। या ऐसा डेटा जिसको सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस देख सकते हैं, जिस तरह के MUHS कोहार्ट में हर बंदा एक्सेस करते हैं, जो MUHS कोहार्ट का बंदा होगा या फर्द होगा तो वो क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। इसी तरह आम डेटा हो सकते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल हो। तो इट मीन्स कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल पे भी डेटास को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा, सही है। डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक form fundamental classification approach in research methodology. This characteristic can be expressed or described in word and are typically presented in qualitative term rather than numerical values. सही है। इसका ये मतलब है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप न्यूमेरिकल डेटा में सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि इसको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। समझ में आई बात। फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेट जो होता है, लिटरेट या जो लिटरेसी लेवल होती है, तो आप उसको न्यूमेरिकल डेटा में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप किसी को 2 नंबर दे दे कि ये जो है मिडल तक पढ़ा है, और 3 नंबर वाला जो है 3 नंबर का तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर आप ये कहें कि मिडल तक पढ़ा है, ये इंटरमीडिएट तक पढ़ा है, तो इसी तरह एट्रीब्यूट्स जिनको वर्ड्स की ज़रूरत होती है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सही है। या एज है, तो एज तो नंबर्स में एक्सप्लेन हो सकता है, सही है। या आपने टैलेंट या इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो इंटेलेक्चुअल लेवल तो नंबर्स में डिस्प्ले नहीं हो सकता, तो आप उसको कहेंगे। या पेन हो गया, आपको पेन हो रहा है, तो पेन तो आप नंबर्स में डिस्कस वो नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि भाई माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन है, थ्रोबिंग पेन है, डीप सीटेड पेन है, सुपरफिशियल पेन है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे करेक्टरिस्टिक, ऐसे इवेंट्स जिनको वर्ड्स की ज़रूरत होती है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा। और ये मैंने पहले भी बताया कि ऐसे डेटा जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। किस में ज़्यादा एप्लीकेबल होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन डेटा ऑर्गेनाइज डेटा बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर देन नंबर्स। These categories allow researchers to group subject based on shared quality that may not be quantifiable but for essential for understanding pattern and relationship. ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप क्वान्टिफाइबल नहीं कर सकते, सही है। Common example of descriptive characteristic used in the research are literacy, status, gender भी आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा, caste, उसमें रिलीजन को भी आपने, ऑक्यूपेशन, marital status and geographical location. These classification help researcher analyze how different demographic factor influence the variable under study. तो ये सारी चीज़ें जो होती है, एज ग्रुप जो होता है, जब आप कोई पैथोलॉजी पढ़ते हैं किसी डिजीज़ की ना, तो सबसे पहले आपको एज ग्रुप बताया जाता है, फिर आपको साथ साथ में जेंडर का बताया जाता है कि कौन से, फिर आपको बॉडी की वो रीजन के बारे में बताया जाता है कि किस रीजन में ये डिजीज़ ज़्यादा है, सही है, बच्चों में ज़्यादा है, बड़ों में ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफ्रेंशिएट करती हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, ये फाइंडिंग्स इसमें डिफ्रेंशिएट होती हैं। फाइंडिंग्स क्या होती है? डिफ्रेंशिएट। अब डिजीज़ की फाइंडिंग है तो किसी एज ग्रुप में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी जेंडर में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो ये इन्फ्लुएंस करती है। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक या डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सही है। ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स आपकी फाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इसी वजह से इनका जो एक्सप्लेन करना होता है ये ज़रूरी होता है। अब लिटरेट एंड इलिटरेट जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो फिर आप उनको परसेंटेज और इसमें डिफाइन कर सकते हैं, समझ में ही बात। लेकिन लिटरेसी को आज सिम्पली नंबर में डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये 3 नंबर का मतलब ये है कि मिडल तक पढ़ा है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिए, सही है। तो आपको मैंने एग्जांपल दी है, जेंडर एंड लोकेशन, ये एक टेबल मैंने आपको दिया है। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब कुछ डेटा ऐसी होती हैं जो सिंपली न्यूमेरिकल होती है, जो सिंपली नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग डेटा बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक।
जिसको आप क्वान्टिफाइबल कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास हाइट आते हैं, तो हाइट को तो आप नंबर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाल, टाल की क्या हो सकती है कि टाल, तो टाल के लिए आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि 6 फीट को हम टाल कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, सही है। तो इसी तरह 6 फीट किस कैटेगरी में आता है, टाल। तो मीन्स के जो डेटा आप नंबर्स में या न्यूमेरिकल डेटा में एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में डालते हैं। जिस तरह हाइट आपके पास आ गया, जिस तरह वेट आपके पास आ गया, एज आ गया, इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, ये भी करेक्टरिस्टिक है और ये भी वेरिएबल्स है, ये भी स्टडी को इन्फ्लुएंस करती है। This approach allow for precise measurement and statistical analysis, provide researcher with concrete values for comparison. मैंने नीचे आपको KMU IPMS पेशावर, KMU IHS कोहाट और KMU IHS सवाबी की एग्जाम्पल दी है, सही है, सही है। तो ये आपको सिंपली जो करेक्टरिस्टिक है वो नंबर्स में बताते हैं। ये करेक्टरिस्टिक आपको किस में बताते हैं, नंबर्स में बताते हैं। जिस तरह 250 फॉर एग्जांपल KMU IPMS पेशावर 2, ये आपने एक साइड पे 0 से लेके 300 तक ये नंबर्स लिखे हैं, सही है। तो ये परसेंटेज है। अब ये क्या है, ये एग्जांपल नीचे लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन या नहीं लिखी होगी, लेकिन ये अगर किसी की इनकम लेवल है तो आप कह सकते हैं कि KMU IPMS पेशावर में इतना है, KMU IHS कोहाट में इतना है, KMU IHS सवाबी में इतना है। या ये एज ग्रुप है कि कौन से एज के लोग ज़्यादा हैं, या ये हाइट है, ये वेट है, या ये कुछ ये इंटेलिजेंस लेवल हो गया, सही है। तो KMU IPMS पेशावर इतने हैं, KMU IHS कोहाट में इतने हैं। नंबर्स स्पेसिफिकली जो नंबर्स हैं, सही है, कि कितने इस टैलेंट के कितने इस, ये नहीं है कि टैलेंट को हम इवालुएट, टैलेंट को हम क्वालिटेटिव इवालुएट करेंगे। ये हम नंबर्स देख रहे हैं कि 50 जो स्टूडेंट हैं वो KMU IHS कोहाट में उन्होंने 4 GPA लिए फॉर एग्जांपल, और यही 4 GPA वाले स्टूडेंट जो हैं वो KMU IHS सवाबी में 70 हैं, और यही 4 GPA वाले स्टूडेंट KMU IPMS पेशावर में जो है वो कितने हैं, वो 200 है फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह हम इस न्यूमेरिकल डेटा की क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे ज़रूरी बात क्या है, अब यहाँ पर हम लिंक करते हैं स्टैटिस्टिक को रिसर्च के साथ, सही है। Numerical classification enables a researcher perform quantitative analysis including calculating central tendencies, mean, median, mode, dispersions, range, standard deviation, and conducting statistical tests to determine the significance. This approach facilitates evidence-based decision making by providing measurable outcomes. तो जब आपके पास नंबर्स आते हैं ना, तो नंबर्स में फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं नंबर्स के। तो जब नंबर्स वाले डेटा आती हैं तो वहाँ पर फिर हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है उसकी तरफ देखते हैं। जिस तरह मीन, मीडियन, मोड, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी आ सकता है, सही है। तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं, जिस तरह रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आपको न्यूमेरिकल डेटा को क्लासीफाई, अरेंज और एनालाइज करने में मदद देते हैं ये स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज। अच्छा जी, ये आपका हो गया डेटा। इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।